दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 इस देश के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, जिसके तहत हम अपने विचारों को सामाजिक रूप से व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन ये आज़ादी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस द्वारा लिमिट भी की जाती है। रीजंस जैसे इंडिया की सोवर्निटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट दिए जाने वाले स्पीचेस, स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एक्सेट्रा को प्रोवोक किए जाने वाले एक्सप्रेशंस को हमारा संविधान डिस्करेज करता है। दोस्तों, मीडिया का जन्म लोगों को देश और दुनिया की खबर पहुंचाने के लिए हुआ था, जिसके साथ नागरिकों का मार्गदर्शन किया जा सके। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना और लोगों को जागरूक करना मीडिया का प्रोमिनेंट रोल हुआ करता था। शायद इन्हीं कारणों से मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। जहां इंटरनेट रिवॉल्यूशन से पहले मीडिया का रोल केवल कुछ चुनिंदा प्रोफेशनल लोगों द्वारा प्ले किया जाता था, वहीं आज सोशल मीडिया और ईज ऑफ कम्युनिकेशन के एक्सेस के कारण हर इंडिविजुअल खुद में एक मीडिया पर्सन बन चुका है। हर काम जो पहले मीडिया करती थी, आज सोशल मीडिया यूजर्स इंडिविजुअल लेवल पे करने के लिए सक्षम हो गए हैं। इंटरनेट हमें कुछ सेकंड्स के अंदर आज वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड कराता है, जिससे लोग सोशल मीडिया सर्विसेज की मदद से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा भी सकते हैं। एरिस्टोटल ने ह्यूमंस को एक सोशल एनिमल की तरह डिस्क्राइब किया था, जो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आज इस ऑब्जेक्टिव को ईजिली एक्सेसिबल बना दिया है, लेकिन समय के साथ सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी से अपना ध्यान हटाकर कन्विक्शन पे फोकस करना शुरू कर दिया है। बिना किसी बैरियर के अपने हर विचार को पब्लिकली रिफ्लेक्ट करना आज एक ट्रेंड बन चुका है, जिसके कारण सोशल मीडिया के थ्रू अंडर ट्रायल केसेस में इंटरवीन करना एक कॉमन फिनोमिनन बन चुका है। आर्यन खान को एनसीबी द्वारा अरेस्ट किया जाना एक ऐसा ही मुद्दा है जहां ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ हम सोशल मीडिया ट्रायल्स भी विटनेस कर रहे हैं। इन ट्रायल्स में एनसीबी और कोर्ट से बाहर मीडिया रिपोर्ट्स और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू आज आर्यन खान के केस की पब्लिक ट्रायल की जा रही है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का मकसद सोशल मीडिया के इन्हीं ट्रायल्स को एनालाइज करना है, जिसके तहत हम इस न्यू ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया ट्रायल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को समझने का भी प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, समय के साथ सोशल मीडिया ट्रायल्स एक इंट्रूजन और एथिकल ब्रीच बनकर उभरा है। आज वो फंक्शंस जो जुडिशरी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को परफॉर्म करने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे लोग इंडिविजुअल लेवल पे प्ले कर रहे हैं। जहां एक और किसी भी मुद्दे की जांच और फैसला सुनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जजेस और इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में होती थी, आज इस सेंसिटिव डुअल रोल को सोशल मीडिया यूजर्स प्ले कर रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो डेवलपिंग कंट्रीज में जस्टिस डिलीवर करने में कोर्ट्स द्वारा करवाया जाने वाला इंतजार, और दूसरा कई केसेस में सेटिस्फाइंग जस्टिस ना मिल पाने का फ्रस्ट्रेशन। इन दो कारणों ने समय के साथ जुडिशियल सिस्टम पे लोगों का भरोसा कम कर दिया है, स्पेशली लोअर कोर्ट्स पे, जिसके कारण पब्लिक आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा किए जाने वाले ट्रायल्स के सपोर्ट में आ चुकी है। जब भी कोई सेंसिटिव केस कोर्ट के सामने लाया जाता है, आज लोगों के अंदर एक हाई क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। सेंसेशनल न्यूज को अपने फायदे के लिए यूज करते हुए न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, जिसे सोशल मीडिया पे और बड़े रूप में सर्कुलेट किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन केवल मीडिया कवरेज के द्वारा किसी इंडिविजुअल को इनोसेंट या गिल्टी प्रूव करना एक चिंता का विषय है। सोशल मीडिया ऐसे जजमेंट्स को ट्रेंड करवाती है, जिससे बिल्डअप हुए पब्लिक ओपिनियन से अंडर ट्रायल केसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इस सोशल मीडिया ट्रायल का सोसाइटी और उसके नैरेटिव पे सीरियस इम्पैक्ट डाला है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट आए हैं। आइए कुछ फेमस केसेस के पर्सपेक्टिव में इस बात को समझते हैं, जिसे हम दो सेक्शंस में देखेंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ। संजय दत्त केस। दोस्तों, 1994 में एक्टर संजय दत्त को 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व होने के कारण 5 साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त ने कन्फेस किया था कि जनवरी 1993 में दाऊद इब्राहिम के क्लोज एसोसिएट्स अबू सलीम, हनीफ कडावाला और समीर हिंगोरा उसके घर
3 AK-56 राइफल लेकर आए थे, जिनमें से एक संजय दत्त ने अपने पास रखी थी। संजय दत्त ने 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मुंबई में हुए राइट्स में मिलने वाली धमकियों को मेंशन किया था, जिसके डर के कारण उन्होंने ये राइफल अपने पास रखी थी। इस कन्फेशन के आधार पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा 1987 के अंडर अरेस्ट किया गया था। 18 महीने की सजा के बाद संजय दत्त को बेल दी गई थी, जिसे मीडिया के थ्रू सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन 11 साल के बाद टाडा कोर्ट ने संजय दत्त पे टेररिज्म के लगे सारे चार्जेस रिमूव कर दिए और AK-56 इलीगली एक्वायर करने के लिए उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। दोस्तों, एक फेमस एक्टर होने के कारण इस केस को मीडिया द्वारा इस हद तक हाईलाइट किया गया कि संजय दत्त को टेररिस्ट की नज़र से देखा जाने लगा। कोर्ट में इन चार्जेस को बाद में क्लैरिफाई करते हुए कहा कि इन पे टेररिज्म के किसी चार्ज के अंडर सजा नहीं सुनाई गई है। इस मीडिया ट्रायल के कारण एक एक्टर और इंसान होने के खातिर संजय दत्त को कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा और उनकी रेपुटेशन में इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों, 1999 में साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली बारमेड जेसिका लाल की कांग्रेस के एक पूर्व यूनियन मिनिस्टर नियोज शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस ने जल्द ही मीडिया कवरेज गेन करना शुरू कर दिया। जब आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया तो मीडिया और पब्लिक ने सिस्टम के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके कारण जुडिशरी को इस केस पे दोबारा नजर डालनी पड़ी। इस बात के बावजूद कि दिल्ली पुलिस ने 2006 में सबमिटेड अपनी रिपोर्ट में मनु शर्मा के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सबमिट नहीं किए थे, लेकिन पब्लिक आउटक्राई और मीडिया कवरेज के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को इस केस पे दोबारा फोकस करना पड़ा, जिसके अंत में मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस केस में हम देख सकते हैं जहां एक और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पॉलिटिकल प्रेशर में अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाती, वहीं पब्लिक आउटरीच के कारण उन्हें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। मीडिया ट्रायल के पॉजिटिव आउटकम का एक और केस है दिल्ली रेप केस। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में हुए ब्रूटल गैंग रेप की न्यूज ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। इंडिया के लॉज रेप विक्टिम्स का नाम रिवील करने की इजाजत नहीं देते, इसी कारण इस विक्टिम को देश और दुनिया भर में निर्भया नाम से जाना गया। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में विमेन रेजिस्टेंस का सिंबल बना। इस केस को मिले मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया डिस्कशंस और पब्लिक आउटक्राई के कारण हमने देश भर के अलग अलग हिस्सों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखे, जहां सरकार विमेन को प्रॉपर सिक्योरिटी कवर नहीं दे पा रही थी। सोशल मीडिया पे होने वाली चर्चा और पब्लिक आउटरीच के कारण सरकार को कई कानून बदलने पड़े, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शामिल था। इसका कारण था सारे आरोपियों में एक की एज 18 वर्ष से कम होना, जिसके कारण उसे एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे अपराध में शामिल होने के कारण पब्लिक और मीडिया ने यह स्वीकार नहीं किया और सरकार को मजबूर होकर हीनियस क्राइम करने वाले कल्प्रिट्स को एज एन एडल्ट ट्राई करने की एज 18 ईयर्स से घटाकर 16 ईयर्स करनी पड़ी। दोस्तों, हमने सिमिलर मीडिया ट्रायल्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस कई केसेस में देखे जिन्होंने किसी मुद्दे के प्रति हमारा ओपिनियन चेंज किया। पिछले साल तबलीगी जमात केस हो या रिया चक्रवर्ती या एनसीबी द्वारा लीड किया जाने वाला ट्रायल, हर एक मुद्दे पे हमने कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से ज्यादा सोशल मीडिया का एक्टिव रोल देखा। हाल ही में एनसीबी द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से रिलेटेड न्यूज़ भी हमारे मीडिया सेक्शन में यूं ही सर्कुलेट हो रही है। केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एनसीबी आर्यन खान से क्वेश्चनिंग कर रही है, लेकिन पैरेलल मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया डिस्कशंस के कारण ये मुद्दा आज देश भर में एक ब्रेकिंग स्टोरी की तरह सर्कुलेट किया जा रहा है। दोस्तों, आइए इन सोशल मीडिया ट्रायल्स को लेकर हमारी जुडिशरी का क्या कहना है, इस पर एक नज़र डालते हैं। जस्टिस सीकरी ने मीडिया ट्रायल्स पे कमेंट करते हुए कहा कि मीडिया डिजिटल एज में पूरी तरह बदल चुका है और आज हम लोग पेड और फेक न्यूज़ के एरा में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन वर्सेस नूरदीन केस 1969 में ये कहा था कि यदि किसी पर्सन के अरेस्ट के बाद कोई पब्लिकेशन सस्पेक्ट के पक्ष में बायस्ड है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुशील शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि किसी केस का फैसला फैक्ट्स के बेसिस पे किया जाना चाहिए, ना कि मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे। साइबाल कुमार BKV सेन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मीडिया ट्रायल और कोर्ट ट्रायल के बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। रिसेंटली तबलीगी जमात केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्लैम करते हुए इन्हें एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था, जिसके तहत तबलीगी जमात इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फॉरेनर्स को डिफेम कर कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बताया गया था। दोस्तों, हमने कई एग्जाम्पल से देखा कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सोसाइटी पे अनेक प्रभाव डालने में सक्षम है। कुछ केसेस में जहां मीडिया ट्रायल्स ने किसी को ओवर डिफेम कर दिया, वहीं कुछ केसेस में नीटिजन्स और मीडिया पुश के कारण कई दोषियों को सजा सुनाई गई और समाज में पॉजिटिव टर्न आया। डिजिटल वर्ल्ड के इस दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इम्पैक्ट से दूर रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनकर हम इसके रोल को रिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे देश और समाज के लिए पॉजिटिव स्टेप होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लिव विद डिग्निटी का अधिकार देता है, जो हमें और आपको मिलकर आज सोशल मीडिया के थ्रू इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीडिया ट्रायल की और कैसे मीडिया ट्रायल से जिंदगियां बदल जाती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।